नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दुनिया के सबसे रहस्यमयी द्वीपों में से एक ईस्टर आइलैंड एक ऐसा द्वीप जहां इंसान से कई गुना ऊंची मूर्तियां खड़ी हैं। कुछ 30 फीट से भी ज्यादा ऊंची, कुछ का वजन कई दर्जन टन। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन विशालकाय मूर्तियों को बनाने के लिए न कोई आधुनिक मशीन थी, न क्रेन, न ट्रक, न लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें। फिर सवाल है, इतने भारी पत्थर काटे कैसे गए, तराशे कैसे गए, और सबसे बड़ा सवाल, इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया कैसे गया। क्योंकि यहां सिर्फ एक दो मूर्तियां नहीं हैं, 900 से ज्यादा मोआई मूर्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। यानी एक पूरी सभ्यता जिसने अपने द्वीप को मानो पत्थरों के पहाड़ से भर दिया। लेकिन इन मूर्तियों की कहानी सिर्फ उनके आकार की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी हुनर, आस्था, तकनीक और एक ऐसे रहस्य की जिसका जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। जब कोई पहली बार मोआई को देखता है तो सबसे पहले उसकी नजर जाती है इनके विशाल चेहरे पर। बड़ी बड़ी नाक, लंबे कान, भारी धड़ और पत्थर में उकेरी गई ऐसी शक्ल जैसे ये हजारों साल से किसी का इंतजार कर रहे हों। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें बनाया ही क्यों गया? क्या ये देवताओं की मूर्तियां थीं? क्या ये राजा थे, या फिर किसी प्राचीन सभ्यता के पूर्वजों की याद में बनाई गई प्रतिमाएं? पुरातत्वविदों के मुताबिक मोआई को आमतौर पर रापा नुई समाज के महत्वपूर्ण पूर्वजों और सामुदायिक शक्ति से जोड़ा जाता है। यानी ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये पहचान थे, ये अपने लोगों की ताकत थे, उनकी आस्था थे, उनके पूर्वजों की मौजूदगी का प्रतीक थे। और शायद यही वजह थी कि मोआई को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया गया जहां से वे अपने समुदाय की तरफ देख सकें। लेकिन यही से रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि मूर्ति बनाना एक बात है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी बात। जरा सोचिए, आपके पास कोई आधुनिक मशीन नहीं है, आपके पास लोहे की क्रेन नहीं है, आपके पास भारी ट्रक नहीं है, और आपको बनानी है दर्जनों फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति। तो शुरुआत कहां से होगी? जवाब है रानो राराकू। ईस्टर आइलैंड का ये ज्वालामुखी क्षेत्र मोआई निर्माण की सबसे बड़ी पहेली का केंद्र है। यहीं की ज्वालामुखी चट्टान से बड़ी संख्या में मोआई तराशी गई, और आज भी रानो राराकू की ढलानों पर ऐसी कई अधूरी मूर्तियां दिखाई देती हैं, जैसे किसी ने अचानक काम रोक दिया हो। कुछ मूर्तियां पहाड़ से लगभग अलग हो चुकी हैं, कुछ अभी भी चट्टान का हिस्सा हैं। मोआई बनाने की प्रक्रिया किसी मूर्तिकार की सामान्य कारीगरी नहीं थी। पहले चट्टान चुनी गई, फिर उसी चट्टान पर मूर्ति का आकार बनाया गया। धीरे धीरे पत्थर काटा गया, चेहरा उभारा गया, शरीर को आकार दिया गया, और आखिर में मूर्ति को चट्टान से अलग करने की कोशिश की गई। यानी जिस पत्थर को आप आज एक विशाल मूर्ति के रूप में देखते हैं, वो कभी उसी पहाड़ का हिस्सा था, और इसे अलग करने के लिए इस्तेमाल हुए औजार भी आधुनिक नहीं थे। रापा नुई के लोग कठोर पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे घंटों, दिनों, महीनों और शायद कई मामलों में उससे भी ज्यादा समय लगाकर एक विशाल पत्थर को इंसानी आकृति में बदला जाता था। सवाल यह है कि इतने भारी मोआई को रानो राराकू से निकलकर उसके अंतिम स्थान तक पहुंचाया कैसे गया? क्योंकि कई मोआई का वजन कई दर्जन टन तक है, और कुछ विशाल प्रतिमाएं इससे भी ज्यादा भारी थी। अब यहाँ कई सिद्धांत सामने आए। एक दौर में माना गया कि शायद लकड़ी के लट्ठों पर मूर्तियों को रखकर खींचा गया होगा, लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में लकड़ी चाहिए थी। और यहीं से ईस्टर आइलैंड की दूसरी बड़ी कहानी शुरू होती है, जंगल की कहानी। पुरातात्विक अध्ययनों ने एक बेहद दिलचस्प संभावना सामने रखी। मोआई को क्षैतिज रूप से घसीटने के बजाय उसे सीधा रखा जाए, रस्सियां बांधी जाएं, और दोनों तरफ से लोग उसे दाएं बाएं झुलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। यानी पत्थर को घसीटा नहीं जाए, बल्कि उसे चलाया जाए। एक तरफ रस्सी खींची, मूर्ति थोड़ा झुकी, दूसरी तरफ से खिंचाव आया, मूर्ति दूसरी दिशा में झुकी, और इस लगातार गति से वो कुछ कदम आगे बढ़ गई। ईस्टर आइलैंड की कहानी में एक और बड़ा सवाल है। आज का द्वीप काफी हद तक खुला और पेड़ विहीन दिखाई देता है, लेकिन क्या कभी यहाँ घने जंगल थे?
इस सवाल ने दशकों तक वैज्ञानिकों को बहस में उलझाए रखा। बताया जाता है कि द्वीप पर पेड़ों की संख्या घटती गई, लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ता गया, मूर्तियों को खींचने के लिए भी लकड़ी इस्तेमाल हुई और धीरे धीरे जंगल खत्म हो गया। इसके बाद संसाधनों का संकट आया, फिर सामाजिक तनाव और आखिरकार सभ्यता के पतन की कहानी। इन मूर्तियों को देखिए, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों। कई स्थानों पर मोआई को सामूहिक मंचों यानी अहू पर स्थापित किया गया। तो क्या हर मूर्ति किसी खास व्यक्ति की पहचान थी? क्या ये अलग अलग परिवारों या समूहों की शक्ति दिखाती थी? क्या इनके पीछे धार्मिक अनुष्ठान थे? संभव है, लेकिन यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है। मोआई सिर्फ बनाई नहीं जाती थी, उन्हें स्थापित भी किया जाता था। कुछ मूर्तियों पर लाल पत्थर से बने शीर्ष अलंकरण पुकाऊ भी लगाए गए। अब सवाल फिर वही, इतना भारी पुकाऊ ऊपर पहुंचा कैसे, किस तकनीक से? ये अधूरी मूर्तियां हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने काम करते करते हथौड़ा रख दिया और वापस कभी नहीं आया। लेकिन क्यों? क्या राजनीतिक सत्ता बदल गई? क्या धार्मिक मान्यताएं बदल गई? क्या सामाजिक संघर्ष बढ़े? या फिर बाहरी दुनिया से संपर्क ने इस समाज को बदल दिया? इतिहास के मुताबिक यूरोपीय संपर्क के बाद रापा नुई समाज को भारी झटकों का सामना करना पड़ा। बीमारियां, दास व्यापार और छापेमारी, बाहरी हस्तक्षेप, इन सब ने स्थानीय आबादी और संस्कृति पर गहरा असर डाला। इन पत्थरों में छिपी है एक पूरी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जिसने समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर अपनी पहचान बनाई। पत्थरों को पहाड़ से काटा, उन्हें इंसानी चेहरा दिया, दर्जनों टन के इन पत्थरों को अपने संसाधनों के दम पर आगे पहुंचाया और उन्हें ऐसे खड़ा किया कि हजारों साल बाद भी दुनिया उनके सामने खड़ी होकर सवाल पूछ रही है, क्या मोआई चलते थे? संभव है। क्या उन्हें इंसानों ने बनाया? इसमें कोई रहस्य नहीं, लेकिन उन्होंने ये सब इतनी सीमित तकनीक में कैसे किया? यही असली रहस्य है। क्योंकि ईस्टर आइलैंड हमें एक सवाल पूछता है, क्या आधुनिक मशीनें ही इंसानी बुद्धिमत्ता की पहचान हैं? या फिर बिना मशीनों के भी इंसान असंभव को संभव बना सकता है? एक सवाल जिसका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएं। ईस्टर आइलैंड की ज्यादातर मोआई मूर्तियां समुद्र की तरफ देखती ही नहीं हैं, बल्कि उनकी नजर समुद्र से हटकर जमीन की तरफ होती है। अधिकांश मोआई यानी धार्मिक स्मारक मंचों पर स्थापित की गई थीं और आमतौर पर उनका मुख बस्तियों और जमीन की ओर था। इन्हें पवित्र पूर्वजों की मौजूदगी और समुदाय की निगरानी से जोड़ा जाता है। सभी मोआई जमीन की ओर देखते थे, तो क्या कोई ऐसी मूर्ति है जो समुद्र की तरफ देखती हो? रापा नुई के आहू अकीवी पर खड़े 7 मोआई इस मामले में असाधारण हैं। ये द्वीप के भीतर स्थित हैं और समुद्र की दिशा में मुख किए हुए दिखाई देते हैं। तो बाकी मोआई लोगों की ओर और ये 7 समुद्र की ओर क्यों? स्थानीय परंपराएं इन 7 मूर्तियों को द्वीप पर आने वाले शुरुआती पूर्वजों और अलग अलग समूहों से जोड़ती हैं। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये सिर्फ वास्तुकला नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता की आस्था और पहचान थी। रापा नुई समाज में पूर्वजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोआई को आमतौर पर प्रतिष्ठित या देवत्व प्राप्त पूर्वजों के प्रतिनिधि के रूप में समझा जाता है, यानी ऐसे चेहरे जो जीवित समुदाय और उनके पूर्वजों के बीच एक प्रतीकात्मक कड़ी थे। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने पूर्वजों को छोटा नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें विशाल बनाया, इतना विशाल कि इंसान उनके सामने खड़ा होकर खुद को छोटा महसूस करे। यूनेस्को के मुताबिक रापा नुई में करीब 900 मोआई दर्ज हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 2 से 20 मीटर तक है। अधिकांश पीले भूरे ज्वालामुखी टफ से तराशी गई थीं। यानी ये कोई छोटी मोटी मूर्तिकला परंपरा नहीं थी, ये एक विशाल सामाजिक परियोजना थी। एक तरफ रानो राराकू की खदान, दूसरी तरफ द्वीप के अलग अलग हिस्सों में बने अहू, बीच में कई किलोमीटर का रास्ता और इन दोनों के बीच दर्जनों टन वजनी पत्थर। क्या किसी पूर्वज की स्मृति को विशाल पत्थर में बदलना अपने वंश की ताकत दिखाने का ये तरीका था? हम पूरी कहानी नहीं जानते। हमारे पास मोआई हैं, उनकी खदानें हैं, अहू हैं, पत्थर के औजार हैं, गुफाएं हैं,
पेट्रोग्लिफ हैं और एक ऐसी रहस्यमय लिपि भी है जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। जिस सभ्यता ने अपने बारे में कुछ लिख छोड़ा था, उसकी उस लिपि को हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और यही वजह है कि ईस्टर आइलैंड की कहानी में इतिहास और रहस्य एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। मोआई सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, उसे बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, कारीगर चाहिए थे, औजार चाहिए थे, लोग चाहिए थे, भोजन चाहिए था, परिवहन की व्यवस्था चाहिए थी और आखिर में उसे स्थापित करने के लिए पूरा समुदाय चाहिए था। यानी एक मोआई पूरे समाज को एक काम में जोड़ सकती थी। शायद यही इन विशाल मूर्तियों की असली ताकत थी। वे सिर्फ पूर्वजों को याद नहीं करती थी, वे जीवित लोगों को भी जोड़ती थी। जो समाज कभी विशाल मोआई बना रहा था, वही समाज बाद के दौर में अलग धार्मिक परंपराओं की ओर बढ़ता है। कई मोआई गिरा दी जाती हैं और एक युग धीरे धीरे खत्म होता दिखाई देता है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, रापा नुई के पतन की कहानी को सिर्फ उन्होंने जंगल काटे और अपनी सभ्यता खत्म कर ली। बाहरी दुनिया से संपर्क के बाद बीमारी, गुलामी और जनसंख्या में भारी गिरावट ने भी रापा नुई समाज को गहरा नुकसान पहुंचाया। शायद मोआई का सबसे बड़ा रहस्य उनका आकार नहीं है, उनका वजन नहीं है, ये भी नहीं कि उन्हें कैसे चलाया गया। सबसे बड़ा रहस्य है इंसान ने इन्हें बनाया ही क्यों। क्योंकि जब कोई सभ्यता अपने पूर्वजों के चेहरे को पत्थर में बदलती है और उसे इतना विशाल बना देती है कि वो सदियों तक खड़ा रहे, तो वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बनाती, वो अपनी याददाश्त को पत्थर में बदल देती है। और शायद इसलिए आज हजारों साल बाद भी मोआई हमें देख रही है, समुद्र को नहीं। रापा नुई की कहानी में कुछ सवालों के जवाब पुरातत्व ने खोज लिए हैं, कुछ के जवाब विज्ञान तलाश रहा है और कुछ शायद हमेशा के लिए इन पत्थरों के भीतर दफन रहेंगे। एक वक्त आया जब मोआई का दौर पीछे छूटने लगा और रापा नुई की धार्मिक और राजनीतिक दुनिया में एक नया प्रतीक उभरकर सामने आया, पक्षी मानव। और इस बदलाव की सबसे बड़ी गवाही है ओरांगो। रापा नुई के दक्षिण पश्चिमी छोर पर ज्वालामुखी पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा है ओरांगो, एक ऐसा स्थान जहां एक तरफ है विशाल ज्वालामुखी क्रेटर और दूसरी तरफ समुद्र की खतरनाक चट्टानें। नीचे समुद्र के बीच छोटे छोटे टापू और यहीं से जुड़ी है रापा नुई की सबसे रोमांचक परंपराओं में से एक, बर्डमैन। समुद्र की तरफ खड़ी एक ऊंची चट्टान, नीचे खतरनाक लहरें और सामने एक छोटा सा टापू। हर साल एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें अलग अलग समूहों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते थे। उनका लक्ष्य समुद्र में मौजूद टापू तक पहुंचना, वहां से सूटी टर्न नाम के समुद्री पक्षी का पहला अंडा हासिल करना और फिर उसे सुरक्षित वापस ओरांगो तक लाना। एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत, तैराकी, चढ़ाई और धैर्य सबकी परीक्षा होती थी। जिस प्रतिनिधि का पक्षी अंडा सबसे पहले वापस पहुंचता, उसके पीछे मौजूद प्रमुख व्यक्ति को बर्डमैन के रूप में प्रतिष्ठा मिलती और इसके साथ उसका समूह राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव हासिल करता। यानी अब ताकत का पैमाना सिर्फ ये नहीं था कि किसके पास कितनी बड़ी मोआई है, सवाल बदल चुका था, कौन सबसे शक्तिशाली है, और उसका जवाब समुद्र के उस पार एक छोटे से पक्षी के अंडे में छिपा था। एक तरफ मोआई, पूर्वज, स्थायित्व, पत्थर और विशाल स्मारक, दूसरी तरफ बर्डमैन, प्रतियोगिता, समुद्र, पक्षी और सत्ता। ऐसा लगता है जैसे रापा नुई का धार्मिक संसार एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। बर्डमैन परंपरा रापा नुई की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नया रूप थी। एक सभ्यता अपने प्रतीकों को बदल रही थी। इन चट्टानों पर, पत्थरों पर और आसपास के क्षेत्र में ऐसे चित्र और प्रतीक भी मिलते हैं जो रापा नुई की सोच और धार्मिक दुनिया की झलक देते हैं। मानव शरीर, पक्षी, पक्षी मानव और कई रहस्यमयी आकृतियां। लेकिन अगर ये चित्र बोल सकते तो शायद हमें उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता, क्योंकि रापा नुई के इतिहास का एक और रहस्य उनकी भाषा और लिपि है। और यहीं से शुरू होती है रांगो रांगो की कहानी।
लकड़ी की छोटी बड़ी पट्टिकाएं, उन पर उकेरे गए अजीबोगरीब चिन्ह, मानव आकृतियां, पक्षी, जानवर, वनस्पति और ज्यामितीय प्रतीक, इन पट्टिकाओं को रांगो रांगो नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ साधारण चित्र नहीं दिखाई देते, उनमें एक व्यवस्थित क्रम दिखाई देता है। कई पट्टिकाओं पर चिन्ह लगातार पंक्तियों में उकेरे गए हैं, लेकिन आज तक इनके अर्थ को लेकर कोई सर्वमान्य पूर्ण पाठ उपलब्ध नहीं है। यानी हमारे पास चिन्ह हैं, हमारे पास पट्टिकाएं हैं, लेकिन इनकी पूरी भाषा हमारे पास नहीं है। क्या ये धार्मिक मंत्र थे, वंशावली, राजाओं और पूर्वजों की सूची, या ऐसे संकेत जिन्हें पढ़ने के लिए पहले से उस परंपरा को जानना जरूरी था? दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं की लिपियां किसी न किसी चरण पर पढ़ ली गई। मिस्र की चित्रलिपि, मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म, माया सभ्यता की लिपि, लेकिन रांगो रांगो आज भी पूरी तरह समझ से बाहर है। सोचिए, एक तरफ पत्थर के विशाल चेहरे, दूसरी तरफ लकड़ी पर बने छोटे छोटे रहस्यमय चिन्ह और तीसरी तरफ समुद्र की चट्टानों पर बर्डमैन की परंपरा। तीनों को जोड़िए तो सामने आती है एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ विशाल मूर्तियां बनाने वाली सभ्यता नहीं थी। उसके पास धर्म था, सत्ता थी, प्रतीक थे, कहानियां थी और शायद अपनी स्मृतियों को सुरक्षित रखने की एक प्रणाली भी थी। लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण कहानियों का बड़ा हिस्सा हम आज भी पढ़ नहीं पा रहे। ईस्टर आइलैंड का रहस्य सिर्फ ये नहीं कि मोआई इतनी बड़ी क्यों थी, सिर्फ ये भी नहीं कि उन्हें चलाया कैसे गया। असल रहस्य है एक पूरी सभ्यता हमें कितना कुछ बताना चाहती थी और हम उसका कितना हिस्सा समझ पाए हैं। बर्डमैन हमें बताता है कि ताकत का प्रतीक सिर्फ पत्थर नहीं, एक पक्षी का अंडा भी हो सकता है। और रांगो रांगो हमें याद दिलाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां कभी कभी हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। मोआई बोलती नहीं, रांगो रांगो पढ़ी नहीं गई और ओरंगो की चट्टानें आज भी समुद्र की तरफ देखकर एक सवाल पूछती हैं, रापा नुई की पूरी कहानी आखिर कब सामने आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।